हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिकोड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में दो टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग बुक से पढ़ लेना, केमिकल प्रॉपर्टी में स्टार्ट करने वाला हूँ आज। और फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं कौन कौन सी इसमें होते हैं प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हेलो एल्केन। तो इसके अंतर्गत बेसिकली तीन प्रकार के आते हैं रिएक्शंस वगैरह। तो सबसे पहला थ्री मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन। थ्री मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। तो तीन टाइप के रिएक्शन हमें पढ़ने हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल। तो पहले में हमें पढ़ना है, ये दो टाइप का होता है, एक SN1 और एक SN2। ये दो टाइप के हैं और इसके अंतर्गत एक और आता है बट उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी दो टाइप का होता है, एक होता है E1 रिएक्शन और होता है एक E2 रिएक्शन। इसमें SN1 रिएक्शन हो गया और एलिमिनेशन वाले में दो हो गए, कौन सा, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। रिएक्शन विथ मेटल सबसे लास्ट में। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, बेसिकली हम पढ़ाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला इसकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, मिटाते हैं इसको। SN1 रिएक्शन, इसका जो फुल फॉर्म होता है, S फॉर होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन और N बोले तो होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब हो गया यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। स्थापन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक स्नेह। नाभिक स्नेही। और यूनिमॉलिकुलर का मतलब होता है एकाणुक। एकाणुक अभिक्रिया। हिंदी में इसको इसलिए बता देते हैं ताकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी दिक्कत ना हो, और CBSE वालों के लिए तो दिक्कत होगी नहीं क्योंकि इंग्लिश में ही बताया जा रहा है। तो प्रतिस्थापन नाभिक स्नेह एकाणुक अभिक्रिया, कहने का मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया, ये है उसका हिंदी में नेम। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी कि SN1 रिएक्शन के बारे में आज बात करें, ये कैसे होगा कैसे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं कैसे होगा।
तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ले लेता हूँ RX और यहाँ H2O, ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इसको ले लेता हूँ पोलर प्रोटिक, रहने दीजिए, अभी इसको चर्चा करेंगे, ऐसे ही रहने दीजिए। आगे बनेगा क्या, यहाँ ROH, इसको हटा के थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, पहले RX और प्लस में न्यूक्लियोफाइल एरो R एंड न्यूक्लियोफाइल और X। SN1 रिएक्शन होता है कि जो एल्काइल हैलाइड होता है, इसमें भी एक न्यूक्लियोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल ये। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक स्नेही, नाभिक का मतलब होता है जैसे कोई एटम हो गया, उसका नाभिक ये हो गया, उसके ऊपर ऐसे नंबर ऑफ सेल हो गए, तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है यही होता है नाभिक, नाभिक। और इसके अंदर में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब इसको स्नेह का मतलब होता है नाभिक का लवर, यानी कि नाभिक से प्यार करने वाला। जैसे हो गया, इसके बाहर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि माइनस प्लस से कौन सा इलेक्ट्रॉन अटैच्ड होगा, माइनस वाला अटैच्ड होगा, यानी कि नाभिक से, नाभिक का लवर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नाभिक होता है उसमें प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करने की क्षमता किसमें होती है, नेगेटिव में। तो वही नेगेटिव चार्ज वाला, जिसके पास नेगेटिव चार्ज स्पेसिस होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वही न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। उसी को बोला जाता है नाभिक स्नेही। ठीक है, ये तो बेसिक बातें हैं, तो इसको इरेज करते हैं, आगे दिखाते हैं होगा क्या। तो नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है SN1 रिएक्शन में, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आता है तो एक बाहर निकल जाता है। अगर ये इधर आएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कहलाएगा, SN1 रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल के जरिए अब हम आपको बताएंगे SN1 रिएक्शन होता क्या। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, फुली प्रोसेस दिखाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं RX और H2O, उसके बाद यहाँ बनेगा ROH और प्लस में X मॉलिक्यूल निकल जाता है। यानी कि देखो, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल आया, OH एक न्यूक्लियोफाइल था जो यहाँ आया और इस वाले न्यूक्लियोफाइल को निकाल दिया, तो ये SN1 रिएक्शन कहलाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, C2 कुछ भी ले लेते हैं। SN1 लेने के लिए मैं ले लेता हूँ एक CH3 का होल थ्राइस, C और क्लोरीन, और H2O ले लेता हूँ। बनेगा क्या, CH3 का होल थ्राइस, C OH और प्लस में Cl माइनस, ऐसा होगा। ये मैंने एग्जांपल लिया है SN1 समझाने के लिए। ये जो रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो होता है, अब इसी के बेसिस पर हम बताएंगे ये कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं होता क्या है, उसके बाद एक एक करके मैंने लिखा फॉर SN1 रिएक्शन के लिए इतनी प्रॉपर्टी को इसमें सेटिस्फाई करवाना होता है। यानी कि ये जो SN1 रिएक्शन है, ये जितने भी पॉइंट दिए गए इसमें हम बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले मैं मैकेनिज्म दिखाता हूँ, क्रिया विधि, मैकेनिज्म, क्रिया विधि। तो सबसे पहले स्टेप में इसको क्या करेंगे, CH3 एंड CH3, यहाँ से Cl, क्या होगा, यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा क्योंकि ये निकलेगा, पहले स्टेप में ये निकलता है तब दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ क्या होगा, CH3 एंड CH3 और प्लस में Cl माइनस, ये बनेगा। पहले स्टेप में ये वाला हेलोजन निकलेगा और कार्बोकेटायन बनेगा और Cl माइनस निकलेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाला मिटाते हैं,
इसको मिटा दे रहे हैं। अगले स्टेप में होगा क्या, तो यहाँ क्या हो रहा, कार्बोकेटायन बन रहा, तो आप यहाँ लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ देखो ये 3rd डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन। अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 2, ये स्टेप फर्स्ट था। अब जो स्टेप फर्स्ट होता है यही होता है क्या, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप यानी कि जो कार्बोकेटायन बनता है ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है, और यही डिनोट करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS जिसे बोलते हैं। यानी कि ये अभिक्रिया के दर को बताता है, यही क्या बताता है, अभिक्रिया के दर को बताता है कि रिएक्टिविटी कैसे होगी, ज़्यादा होगा या कम होगा। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर ये बताएगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होता है। दिखाते हैं अगला, पहले स्टेप 2, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो CH3 ले लेते हैं, और यहाँ भी CH3, कार्बोकेटायन बना था। अगले स्टेप में क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल आएगा और रिएक्शन करेगा, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ बनेगा CH3 पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में फिर से वाटर आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको दे देगा, तो बनाएगा CH3 CHOH और प्लस में H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ पर 3rd डिग्री एल्कोहल बनता है। अब देखो होगा क्या, मैंने बताया कि जो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसी को बोला जाता है, यही इसी से रेट अभिक्रिया के दर को बताया जाता है। और यहाँ क्या लिखा, स्लो स्टेप, और ये बहुत स्लो स्टेप होता है। पहला स्टेप जो होता है कार्बोकेटायन जब फॉर्मेशन होता है तो स्टेप स्लो होता है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि पहला निकलेगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये प्रोसेस था। अब बात करते हैं इसकी, एक एक पॉइंट करके मैं बताता हूँ, पॉइंट वाइज आप लोग इसमें जो मैं बताऊँगा कॉपी और पेन लेके बैठना, फटाफट नोट करते हुए चलना। तो दिखाते हैं क्या होगा। सबसे पहला तो रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया हो तो दिखाएं, स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। SN1 रिएक्शन फॉर SN1 रिएक्शन। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है यूनिमोलिकुलर, अब SN1 रिएक्शन में जो लिखा था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, इसको बोला क्यों जाता है। अभी मैंने दिखाया था स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ था, CH3 मैंने लिया था 3rd डिग्री, एल्काइल हैलाइड 3rd डिग्री लिया था। उसके बाद हुआ था क्या, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल निकला, यहाँ बनाया कार्बोकेटायन CH3 और Cl माइनस। अब देखो यहाँ यूनिमोलिकुलर बोला क्यों जाता है, क्योंकि ये जो एल्काइल हैलाइड लिया गया है एक ही मॉलिक्यूल यूज किया गया है। ये एल्काइल हैलाइड का एक ही मॉलिक्यूल है, ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल। पॉइंट वाइज पॉइंट इसको नोट करना, वरना समझ में नहीं आएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल यूज किया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। और यही क्या होता है, मैंने बताया है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यही क्या होता है, स्लो स्टेप। स्टेप फर्स्ट ही क्या होता है, स्लो स्टेप। और ये क्या होता है, यूनिमोलिकुलर,
और इसको यूनिमॉलिकुलर बोला नहीं जाता। रियलिटी में जो होता है ये यूनिमॉलिकुलर होता नहीं है। किस लिए नहीं होता है? अगर कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में ना हो करके 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में होता है, मान लो 2 ही स्टेप में होता है, एक से अधिक होना चाहिए, तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बट अब ये पहले से ही आ चुका है, यूनिमॉलिकुलर पहले से नियम बन चुके हैं, तो इसको कोई मॉडिफाई नहीं किया, तो वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। वैसे यूनिमॉलिकुलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो होती है 1 इक्विवेलेंट होता है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल यूज किया जाता है, इसलिए यूनिमॉलिकुलर बोला जाता है। और स्टेप इसमें 1 और 2 होता है, इसलिए क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। स्लो स्टेप होता है, आरडीएस रेट डिटरमाइन करता है यही। अब क्रिया के दर को बताता है, 1 मॉलिक्यूल लिया गया, इसलिए क्या होता है? यूनिमॉलिकुलर। अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। अगर मान लो अब क्रिया के दौरान रीअरेंजमेंट होता है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऐसे N1 रिएक्शन पर। ठीक है, उसको दिखाते हैं। दूसरा, पहला क्या था? दूसरा है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। अब बात आती है, जब ये रिएक्शन होता है फर्स्ट स्टेप में तो पहले कार्बोकेटायन बनता है, और ये जो होता है कार्बोकेटायन जो पहली बार में बनता है, कहने का मतलब रिएक्शन स्टेप फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटायन बनता है रीअरेंजमेंट से पहले, उस पर ये डिपेंड करता है, ना कि ये रीअरेंजमेंट के बाद डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है? दिस विल नॉट affect इन रेट। कहने का मतलब ये रेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, यानी कि जो रीअरेंजमेंट होता है बाद में, मान लो जैसे यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन हो, यहाँ से एक हाइड्राइड आयन निकले और ये शिफ्ट हो जाए 3rd डिग्री पर, तो इसमें क्या होता है? उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब दिखाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान लो, इसी को थोड़ा और बता दे रहे हैं, जैसे रीअरेंजमेंट के बाद अगर स्टेबल हो रहा है कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल ये, तो क्या करेगा? दिस विल नॉट अफेक्ट इन रेट, यानी कि रेट पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना मोर स्टेबल बनेगा रीअरेंजमेंट के बाद, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही रहेगा। ठीक है, तो ये बात थी। तो अगला पॉइंट आता है कौन सा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तीसरा, इसको मिटाते हैं, दिखाते हैं पोलर प्रोटिक होता क्या। तीसरा पॉइंट आता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जो हम सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दे दे रहा हूँ, दैट इज करके H2O बेहतरीन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, C2H5OH और CH3OH। इसको याद रखना, पॉइंट वाइज इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब दिखाते हैं होगा क्या। जैसे मैंने लिया था CH3 और CH3 Cl माइनस H2O। अब होता क्या है? पोलर प्रोटिक का मतलब होता है, पोलर मतलब होता है 2 पोल, यानी कि कार्बन और हैलोजन के एटम के बीच में ये क्या करता है? बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, पोलर करने का काम करता है। यानी कि जैसे क्या है, हाइड्रोजन एटम है और ये कार्बन एटम है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा, यानी कि इस पर डेल माइनस होगा और इस पर डेल प्लस होगा।
कहने का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा। जब खींचेगा तो इस पर होगी नेगेटिविटी और इस पर होगी कमी, तो इसको डेल पॉजिटिव से दिखा देते हैं, इसको डेल नेगेटिव से। अब क्या होता है, पोलर का मतलब होता है कि इसके बॉन्ड को और ज़्यादा वीक कर दे, तोड़ने की कोशिश करता है, इसके बॉन्ड को ये तोड़ने की कोशिश करता है। जब ये सॉल्वेंट इसमें डाला जाता है या रिएक्ट करवाया जाता है तो जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे तो इस बॉन्ड को और ब्रेक करेगा और लूजली हेल्ड करेगा तो प्लस चार्ज और डेवलप होगा, यानी कि इस पर और कमी होगी। जैसे कमी होगी तो जो सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल होता है इस पर अटैक करेगा, फटाक से निकल जाएगा। तो पोलर का मतलब यही हुआ कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने में सहायता देता है सॉल्वेंट। और प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन H+, और क्या करता है, जैसे ये निकलता है ये प्रोटॉन इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, यानी कि प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन। ये जैसे निकलता है और ये इस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, यानी कि इसको ऐसे कोपचे में दबा लेता है। तो क्या करता है, ये दोबारा इस पर रिएक्ट नहीं कर पाता। अब इसलिए नहीं रिएक्ट कर पाता, नहीं तो अगर ये प्रोटिक नहीं होता तो ये सॉल्वेंट ये Cl- दोबारा से अटैक कर सकता था, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं तो ये भी तो अटैक करने का चांस है। इसलिए हमें लेना पड़ता पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और प्रोटिक का मतलब यही होता है कि इसको क्या करता है, ऐसे बांध के रखता है ताकि जो अदर वाला न्यूक्लियोफाइल है वो आके इस पर अटैक कर दे। ठीक है, तो जैसे ये निकलता है Cl- मान लो ऐसे निकलेगा और ये क्या है Cl-, तो ये H+ या ऐसे H2O का मॉलिक्यूल कितना होगा, बहुत सारे होंगे क्योंकि इसमें तो क्वांटिटी फिक्स है नहीं, तो क्या होगा HOH ऐसे दिखा दे रहे हैं, H प्लस है ना। तो इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, इसको ऐसे पकड़ लेता है, जैसे निकलता है इसको पकड़ लेता है, अदर आके न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देता है, यानी कि दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देता है। तो सॉल्वेंट हमेशा पोलर प्रोटिक लेना होगा। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया H2O मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक का मतलब यही था। मिटाते हैं इसको। और चौथा पॉइंट क्या है, एक्सोथर्मिक। ये टेम्परेचर को डिपेंड करता है। कहने का मतलब इसमें जो SN1 रिएक्शन होता है इसमें हमेशा टेम्परेचर लो लेना पड़ता है, लो टेम्परेचर इसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, यानी कि डेल्टा H = ऐसे, यानी कि ये कम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, लो टेम्परेचर पर होना चाहिए। मेंशन कर दिया जाए जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री नहीं, वैसे 10-5 रूम टेम्परेचर पर ये बिहेव करता है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। अगला स्टेप आता है स्टीरियो केमिस्ट्री की। अगर बात करें तो क्या होगा SN1 रिएक्शन में। ठीक है, तो मिटाते हैं, दिखाते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या। तो इसको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक्सोथर्मिक होगा ये SN1 लो टेम्परेचर, आप इसको नोट कर लेना। मिटाते हैं, दिखाते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री जैसे मान लो मैं एक कायरल कार्बन लेता हूँ, CH3 हो गया, या कुछ भी ले लेते हैं, चलो वही लेते हैं CH3। ऐसा होगा। अब होगा क्या, जब यहाँ से ये निकलेगा तो ये sp2 है, sp2 ये निकलेगा। जब कार्बोकेटायन बनेगा, मान लो या ऐसे दिखा दे रहे हैं, निकला कार्बोकेटायन बना।
अब इसका जो संकरण है हाइब्रिडाइजेशन वो कितना है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 बताता है कि ये स्पेसी कैसी होगी, प्लानर, कि sp2 होने से इसकी स्ट्रक्चर को पता चल जाता है या इसकी आकृति पता चल जाती है कि कैसा होगा, प्लानर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, तो ये प्लानर होता है, sp2 बताता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ना हो करके ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसा हो जाता है, ये एक प्लेन में होता है ऐसे, इधर फिनाइल ग्रुप हो गया, इधर CH3 और इधर हाइड्रोजन। कहने का मतलब इधर मान लो कौन सा है, फिनाइल ग्रुप, इधर हो गया CH3 और इधर हो गया हाइड्रोजन, एक प्लेन में होना चाहिए। और ये क्या है, ये ऑर्बिटल है, खाली है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो खाली होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी। अब बात आती है जैसे जो यहाँ से क्लोरीन निकला होगा वो यहीं कहीं होगा, जब यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। यानी कि जो परसेंटेज है इन दोनों का, इन दोनों में यहाँ से अटैक करने का चांस कुछ कम है और इधर से अटैक करने का चांस कुछ ज़्यादा है। यहाँ लिख सकते हैं लेस देन 50 और यहाँ मोर देन। ठीक है, अब अगर इधर से अटैक करेगा तो रिटेंशन होगा, और रिटेंशन की बात मैंने वीडियो शायद 3rd या 4th में बताया है। रिटेंशन रिटेंशन होगा और इसमें होगा इन्वर्जन, इन्वर्जन। और देखो क्या होगा, यहाँ से जब ये प्रोडक्ट जाएगा तो ये ऐसे होगा पीएच, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल, यहाँ क्या होगा पीएच, न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक कर देगा। और मैंने 3rd वीडियो में शायद बताया था कि ये जब ऊपर से अटैक करता है तो रिटेंशन होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही रहता है, बस न्यूक्लियोफाइल का इंटरचेंज होता है। न्यूक्लियोफाइल जैसे OH इधर आ जाता है और वो Cl निकल जाता है। इसमें क्या होता है, ये इन्वर्स हो के आती है, यानी कि इसको मूव कर देता है, तब ये जाके ऐसे लगता है, घूम के जाके लगता है, तब ये हो जाता है इन्वर्जन। और इन्हीं दोनों के मिक्स प्रोडक्ट को कहते हैं रस्माइजेशन, यानी कि रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी होती है, रेसमिक मिक्सचर देता है प्रोडक्ट, एक देता है रिटेंशन, एक देता है इन्वर्जन। अब इसको डिटेल्स में देखने के लिए हम जब एग्जाम्पल करवाएंगे तब और अच्छे से बताएंगे, तब ये समझ में आएगा ये बाहर से अटैक करता है और नीचे से, ऊपर से नीचे से, 2 टाइप से ये अटैक करते हैं और दिखाता है ये। अब बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके लिखते रहना, कॉपी बनाते रहना, तभी आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, ओके, हाँ दिखाते हैं। अब दिखाते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन दिखाते हैं होगा क्या। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें मान लेते हैं जैसे रेट होता है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्काइल हैलाइड। अब देखो होगा क्या, अगर एल्काइल हैलाइड यहाँ से जो निकलता है हैलाइड, तो ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है, रेट कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। जैसे मान लो एल्काइल हैलाइड है, उसको लिखते हैं एल्काइल हैलाइड CH3 और इधर दिखाते हैं CH3 HH और यहाँ Cl, अगले स्टेप में CH3 Cl। देखो ये क्या 3rd डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री और ये क्या है 1 डिग्री और ये क्या सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी
कार्बन। ठीक है, अब होगा क्या, तो मैंने क्या बताया, अगर मान लो यहाँ से जब निकलता है कार्बोकेटायन बनाएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये 3rd डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये सुपर प्राइमरी। तो होगा क्या कि ये 3rd डिग्री क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैंने शायद 3rd वीडियो में दिखाया। तो उसी पर ये डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड अगर 3rd डिग्री है तो क्या होगा, मोर स्टेबल। यानी कि इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात करें, एल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ये होता है। इसको याद रखना, ये होता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या होता है, इसकी पावर 1 कर दें, मान लो न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दी इसमें तो क्या हो जाता है, ये भी 1 कर देते हैं, तो ये 1 1 मिलकर हो जाता है 2। यानी कि इसका जो होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और ये सेकंड ऑर्डर तो हम पढ़ा नहीं रहे, SN1 पढ़ा रहे 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखना। इसलिए मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, और सेकंड ऑर्डर होने का मतलब है SN2 हो जाएगा, और ये हम पढ़ा रहे हैं SN1। इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड कर देंगे तो इसकी पावर जुड़ जाएगी और सेकंड ऑर्डर हो जाएगा और SN2 हो जाएगा। SN2 में क्या होता है कि वो न्यूक्लियोफाइल जो अदर वाला होता है, दूसरा वाला, वो इस पर वैल्यू रखता है। कहने का मतलब ये दोनों मायने रखते हैं SN2 के लिए, ठीक है। बट इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का मतलब कोई वैल्यू नहीं होती इसकी यहाँ पर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मैंने दिखा दिया, ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। और मैंने बताया था पहले में यूनिमोलिकुलर में आप लिख लेना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको पता चल गया होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, या तो आप इसी में डाल देना तब भी चलेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसकी पावर 1 होती है तो इसलिए होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसको याद रखना। चाहो तो पहले वाले पॉइंट में डाल देना, यूनिमोलिकुलर रेट ऑफ RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में लिख देना, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, रेट को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये थे रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगला आता है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जो लास्ट पॉइंट है उसको बताते हैं। SN1 में क्या होता है उसकी वैल्यू पता करते हैं, ठीक है, बताते हैं। अगला पॉइंट यानी कि 7वां पॉइंट आ गया, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, अब लीव मतलब होता है निकल जाना, लीव कर जाना, लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसको दिखाते, जैसे CH3I हो गया और CH3Br हो गया, CH3Cl हो गया और CH3F हो गया। इसकी साइज होती है छोटी, क्या करता है, और ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इन सब में तो क्या होता है, इनके जो बॉन्ड होते हैं ये पोलर जल्दी से नहीं हो पाते हैं। जो सॉल्वेंट होता है H2O यहाँ पर होता है, जो ये सॉल्वेंट, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। आप लिख लेना, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। तो इस पर जब ये आएगा अटैक करने तो इसका जो मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, और ये क्या करता है, सॉल्वेंट इसको तोड़ नहीं पाता है। यानी कि तोड़ तो देता है बट इनके कंपैरिजन में इधर लो होता है और इधर हाई होता है। कहने का मतलब ये हुआ, सबसे ज़्यादा क्या कर देगा, कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा यही होगा, क्योंकि ये इसका एटम साइज ज़्यादा होता है और ये निकलने में सक्षम ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, इसको आराम से निकाल सकता है तब उसको, क्योंकि ऊपर से जब नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन बहुत ही छोटा एटम होता है, इसके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या होते हैं, टाइटली बंधे हुए होते हैं। या किसी से रिएक्ट करता है जब, तो इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड लेंथ जो होती है बहुत कम होती है। इसलिए ये क्या होता है,
इसको पोलर करने में इसको ज़्यादा दिक्कत आती है, बट इसको नहीं आती, इसलिए जल्दी निकल जाता है। ये इससे कम, ये इससे कम, इससे कम। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिखाएं लिविंग ग्रुप SN1 में, ऑर्डर ऑफ क्या होगा, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहला होगा इसमें I माइनस, उसके बाद सॉरी I दिखा दे रहे हैं Br, और उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन आएगा और आएगा फ्लोरीन, ठीक है। ये होता है ऑर्डर ऑफ या लिविंग ग्रुप, मान लो लीव करने वाले, जल्दी निकलने वाले ग्रुप। तो सबसे पहले ये निकलेगा, तब ये, तब ये, तब ये। तो ये थे SN1 रिएक्शन की प्रॉपर्टी। SN1 रिएक्शन होता क्या है, अब एक एक करके मैं फिर से बता देता हूँ होता क्या है। इसको मिटाते हैं, ठीक। इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना, दिखाते हैं क्या होगा। मैंने यही एग्जांपल लिया था, CH3 CH3 एंड CH3 Cl, यहाँ H2O। ये कैसे लेना है, इस सॉल्वेंट को लेना है कैसे, बिहेव एज बेस, बिहेव एज बेस नहीं सॉरी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करना चाहिए, इसका व्यवहार न्यूक्लियोफाइल जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता था, अगले स्टेप में यही बनता था CH3 एंड CH3 OH, और यहाँ से क्लोरीन निकल जाता था, है ना। मैकेनिज्म में मैंने क्या किया था, फिर से दिखा दे रहे रिकैप करके, याद रखना। तो यहाँ होगा, यहाँ होता था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, नहीं आता धीरे धीरे आप समझ जाओगे। यहाँ से ये निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा 3rd डिग्री, यहाँ 3rd डिग्री, ठीक है। यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, और यही मैंने बताया था स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप, ठीक है। और क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। और यही होता है RDS, पहला स्टेप ही होता है रेट डिटरमाइनिंग, यही रेट डिटरमाइन करता है, ठीक है। और स्लो स्टेप होता है लो टेम्परेचर होता है, यहीं दिखा सकते हैं लो टेम्परेचर। देखो क्या हो रहा है, पहले ही पॉइंट में कितना इम्पोर्टेंसी है, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है तो क्या होता है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, स्लो स्टेप भी कहलाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, और क्या है, लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये था, और मैंने बताया रीअरेंजमेंट क्या होता है। रीअरेंजमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्शन के बाद अगर रीअरेंजमेंट हो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, तो वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई, मतलब इसके रेट पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। और अगला आता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने बोला कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे लेना है कि कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या कर सके, इसको तोड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ने की टेंडेंसी हो सके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही H2O होता है, उसके बाद मिथाइल होता है, इथाइल होता है, तब मिथाइल होता है। ये लगभग 80% चांस रहता है कि इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। पूरी तरीके से ये तोड़ नहीं देता, लेकिन 80% क्या करता है, इसको ढीला कर देता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। तो सबसे अच्छा पोलर प्रोटिक तो यही है। तो मैंने 3 बताया था, मिथाइल, इथाइल और पानी, ठीक है। और क्या था, एक्सोथर्मिक, इसमें लो टेम्परेचर होना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी क्या होती है, रेसमाइजेशन यानी कि रेसमिक मिक्सचर देता है, रिटेंशन देता है और इन्वर्जन देता है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया, सबसे ज़्यादा लीव करने वाला होता है आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, तो उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। मैंने बताया कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मैंने बताया। इसमें बताया कि I, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये थे SN1 रिएक्शन के बारे में प्रॉपर्टी। तो वीडियो को आज हम यहीं पॉज करते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके एग्जांपल लेकर आएंगे। तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।